नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट एवं वन लाइनर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रारंभिकी धारा 1 से 4 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस स्थिति को प्रभावी हुआ? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 1 जुलाई 1882 को प्रभावी हुआ था। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुआ तो ये 1 जुलाई 1882 को प्रवृत्त हुआ था। संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवर्तित लागू हुआ जुलाई 1 1882 को। किस विधि आयोग ने संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो ये तृतीय विधि आयोग ने संपत्ति अंतरण नियम का प्रारूप तैयार किया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होने से पहले भारत में अचल संपत्ति का हस्तांतरण शासित होता था। तो ये शासित होता था अंग्रेजी और साम्य के सिद्धांतों द्वारा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 समावेशित करता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों को समावेशित करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधिकांश उपबंध अस्थावर संपत्तियों पर लागू होते हैं, परंतु कुछ उपबंध अस्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों पर लागू होते हैं। आइए यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 से 37 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होती है, जबकि धारा 38 से 53 ए केवल अचल संपत्ति के ही मामले में लागू होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जहां पक्षकारों के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में संपत्ति पद को परिभाषित नहीं किया गया है? तो संपत्ति अंतरण के किसी भी धारा में संपत्ति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन ऋण का अंतरण है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्तियों को अंतरण को। संपत्ति अंतरण अधिनियम मात्र जीवित व्यक्तियों के अंतरण को अंतरित करने के लिए किसी भी पक्षकार के पक्ष में कहता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा अध्याय मुस्लिम विधि के नियमों को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 मुस्लिम विधि के नियमों को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार द्वारा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। नेक्स्ट, क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? तो संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण नहीं कहा जा सकता है। विभाजन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है। किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो V.N. सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1986 SC 432 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है। पारिवारिक समझौता संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता।
संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता वायु जल प्रकाश से। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध वायु जल प्रकाश से नहीं होता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग संपत्ति अंतरण नहीं है। निम्न विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है। तो विक्रय बंधक पट्टा, विक्रय बंधक और पट्टा ये संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित हैं। जमीन से जुड़ी कोई वस्तु अचल संपत्ति माने जाने के लायक है या नहीं, इसका निर्णय आधारित है। तो इसका निर्णय यह होता है कि जुड़ाव की मात्रा या रीति जुड़ाव का उद्देश्य से ये माने जाने लायक है या नहीं, इस पे डिसीजन किया जाता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में स्थावर संपत्ति वर्णित है? धारा 3 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत खड़ा काष्ठ अचल संपत्ति नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है खड़ा काष्ठ, संपत्ति अंतरण अधिनियम में शामिल नहीं है क्योंकि खड़ा काष्ठ को अचल संपत्ति नहीं माना जाता है। सामान्यतः खड़े हुए हरे हरे वृक्ष अचल संपत्ति ही होते हैं, परंतु खड़े काष्ठ इस सिद्धांत के अपवाद हैं। खड़े काष्ठ का अर्थ ऐसे वृक्षों या वृक्ष वर्ग से है जो हरे भरे रहते हुए उनका उपयोग उस मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें बोया या लगाया गया था। ऐसे वृक्ष जिनकी उपादेयता प्रमुखता इमारती लकड़ियों के लिए हो चल संपत्ति होगी, जैसे नीम, शीशम, बबूल, टीक, इमली एवं बांस आदि के वृक्ष खड़े काष्ठ माने जाएंगे क्योंकि इनका इमारती लकड़ियों में यूज होता है। उगने वाली फसलें अचल संपत्ति नहीं है क्योंकि उगने वाली फसल होती है एक समय के बाद काट ली जाती है, इसलिए इसको अचल संपत्ति नहीं माना जाता। उगती फसलें चल संपत्ति हैं, जैसे गेहूं, चना आदि अनाज के पौधे। सब्जियों में जैसे बैगन, मिर्चा, टमाटर आदि के पौधे। पान की लताएं, गन्ना आदि के पौधे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता किसी संविधि द्वारा प्राप्त है किंतु न्यायालय द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे यह है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता किसी संविधि द्वारा नहीं प्राप्त है किंतु न्यायालय द्वारा दी गई है। तो पूजा का अधिकार जो है अचल संपत्ति के द्वारा मान्यता किसी संविधि द्वारा नहीं प्राप्त है किंतु इसको न्यायालय द्वारा पूजा के अधिकार को अचल संपत्ति माना गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत फलदार वृक्ष हैं तो अचल संपत्ति। यदि वृक्ष फलदार न हो तथा अपनी छाया से सुख प्रदान करे अर्थात उनके मूल रूप से स्थिर रखे जाने का ही उद्देश्य हो तो वृक्ष चाहे जिस वर्ग का हो अचल संपत्ति माना जाना चाहिए। शिवदयाल बनाम पूतेलाल इलाहाबाद 437 के प्रकरण में यह कहा गया कि यदि वृक्ष को तुरंत या निकट भविष्य में काट कर उसके काष्ठ मात्र का उपयोग अभीष्ट रहा हो तो खड़ा रहने पर भी उसे अचल संपत्ति माना जाएगा। हरे फलदायी वृक्ष स्थावर संपत्ति माने जाएंगे, जैसे आम, जामुन, महुआ, कटहल, ताड़, खजूर तथा नीम आदि के पेड़, ये वृक्ष स्थावर संपत्ति माने जाएंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अचल संपत्ति नहीं है। छील में पकड़ने
झील में मछली पकड़ने का अधिकार यह एक चल संपत्ति नहीं है। अचल संपत्ति है जमीन, भूमि से प्राप्त फायदे तथा वे वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हैं। ये सारी अचल संपत्ति में आते हैं। जमीन का पट्टा, रास्ते का अधिकार अचल संपत्ति की आमदनी में हित अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति है मार्ग का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, अस्थावर संपत्ति के भाटक को वसूलने का अधिकार। ये सारी अचल संपत्ति हैं। प्रॉफिट डिपेंडेंट अचल संपत्ति है। तो ये प्रॉफिट डिपेंडेंट पर संविभोग अचल संपत्ति से मिलने वाले लाभ में एक अधिकार है, अर्थात जहां किसी व्यक्ति को किसी अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है, उसे पर स्वयं भोग कहा जाता है, इसीलिए यह अचल संपत्ति है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित अचल संपत्ति है। मोचन कराने का अधिकार, एक झोपड़ी, बंधक ऋण, ये सारी अचल संपत्ति हैं। अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण भत्ते की वसूली का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित अचल संपत्ति है नाव चलाने का अधिकार, विधवा के पति की अचल संपत्ति की आय से प्राप्त जीवन हित। तीसरा, किसी गांव में वार्षिक अदायगी प्राप्त करने का अधिकार। पति की अचल संपत्ति को बेच देने का अधिकार वाली अज्ञप्ति मतलब डिक्री अचल संपत्ति नहीं है। ये बिहार एपीओ 2013 में पूछा गया था। रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार भूमि वंशानुगत भत्ते, प्रकाश मार्ग, नौचालन, मत्स्य पालन या भूमि से होने वाले अन्य फायदे, भूमि से संलग्न वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं से अस्थायी रूप से बंधी वस्तुएं आदि शामिल हैं, लेकिन खड़े काष्ठ, उगती फसलें तथा घास चल संपत्ति ही होगी। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 3 की उपधारा 25 अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तुएं अथवा अस्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी वस्तु से संलग्न कोई वस्तु आती है। भूमि अचल संपत्ति है तो भूमि शब्द में पृथ्वी की ऊपरी धरातल, जमीन के अंतर्गत स्थित खनिज आदि वस्तुएं, धरातल पर स्थित अन्य ऐसी वस्तुएं जो भूमि में निबद्ध हो, धरातल पर स्थित समुद्र, नदियां, तालाब आदि भूमि अचल संपत्ति है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।